अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में मौजूद हूं। किस तरह से रावी रिवाइवल का काम चल रहा है, दरिया की आबादकारी से लेकर एक नया शहर आबाद करना एक बड़ा टास्क है और कैसे इसकी प्लानिंग चल रही है, आजकल किन प्रोजेक्ट्स पर काम हो रही है, इस पर बात करेंगे। आइए जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम तब्दील हो रहा है और मानसून शुरू होने के साथ साथ फिर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट्स जो हैं वो भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इस हवाले से क्या काम कर रहा है, किस तरह से इन तमाम चीज़ों को और फैक्टर्स को देखा जा रहा है, उनके डेवलपमेंट के काम के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। HOD इन्वायरमेंट नादिया ताहिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? हर दफ़ा मौसम तब्दील होता है तो आपको पता है कि उसके इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट आते हैं, वो फॉल हो, स्प्रिंग हो, और अभी चूँकि रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, मानसून ऑलमोस्ट डिफरेंट स्पेल्स आ रहे हैं। तो रूडा के जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो काम हैं, उनको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, उसके ऊपर क्या काम होता है? क्लाइमेट चेंज तो वाकई बहुत ज़्यादा विजिबल भी है और कहीं पे हैवक है और कहीं पे अभी थोड़ा सा माइल्ड डिटीरियरेशन हो रही है, मगर उसका इम्पैक्ट है। सो अगर आप देखें कि पंजाब में क्या हालात हैं और अगर आप इसी को वर्ल्ड वाइड ले लें तो यूरोप इस वक्त शदीद हीट वेव के उसके अंदर है और जिस तरह से टेक्सास के अंदर फ्लडिंग हो रही है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देख रहे हैं कि अनरेस्ट है ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस। अब ये चेंजेस क्योंकि पाकिस्तान भी क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा एक विक्टिम है और उसके अंदर पंजाब को अगर ले लें तो पंजाब ने जिस तरह से हीट वेव का एक बहुत तवील टाइम पहली दफ़ा 2025 में गुजारा है, तो उसी वजह से अब आपका जो फ्लडिंग और जो हैवी रेन्स हैं ये भी फोरकास्ट में शामिल थे। दिसंबर जनवरी का टाइम अगर हम याद करें तो वहाँ पे 40% आपका रेनफॉल कम था, हाँ जी, जो कि सीज़न में रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह जो अब फोरकास्ट है वो 25 से 30% वो ज़्यादा है रेनफॉल जो फोरकास्ट की जा रही है। सो उसके लिए रूडा की अगर आप बात करें तो इंतज़ामात, जिस तरह से प्रोजेक्ट प्लानिंग हमारा डिपार्टमेंट है वो प्लान इस तरह से करता है कि जो प्रोजेक्ट लैगिंग है उसको कम से कम किया जा सके इस मौसम को मद्देनज़र रखते हुए। सो रिवर के ऊपर जैसे काम चल रहा है तो रिवर के ऊपर अब मॉनिटरिंग भी चल रही है क्योंकि फ्लड का अंदेशा भी मौजूद है और असल में तो हम इसी टॉपिक की तरफ आना चाह रहे हैं कि उसकी क्या प्रेडिक्शन है और कैसे इस दफ़ा, क्योंकि उनका डैम भर गया तो वो पानी ओवरफ्लो होकर यहाँ पर आ जाता है, तो कैसे क्या प्रेडिक्शन है? बिल्कुल ऐसे ही उसको भी स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जा रहा है। जैसे सफीन डैम है ऊपर और वो भी 50% से भी शायद कम है और उसको देखते हुए अपनी हम अरेंजमेंट्स नीचे करते हैं। अभी ये जो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन पानी का है वो कहीं ना कहीं से, जिस तरह से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, आपका अपर कैचमेंट एरिया हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, हैवी रेन्स हो रही हैं, सो वो इम्पैक्ट करती हैं। सो फिर कहीं ना कहीं से पानी कभी कभी ज़्यादा है कभी कम है, वो वजह रेनफॉल है जो कि टेम्प्रेरी रीज़न है। सो लेकिन जो उसके पीछे मॉनिटरिंग है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ भी है और NDMA भी इसके ऊपर रिपोर्टिंग करता है और PDMA भी करता है। सो लाइजॉन में है रूडा इन सारे इदारों के साथ कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो रोक दिया जाएगा, उसके ऊपर काम रोक दिया जाएगा। बिल्कुल, बल्कि वहाँ पे मशीनरी भी रेडी है और इस तरह से उसका रेडीनेस भी एक फ्रेमवर्क के तहत वहाँ पे चीज़ें चलाई जाएंगी और वो सारी तैयारी वहाँ पे मौजूद है कि अगर कोई फ्लड की सिचुएशन बनती है। सो जिस तरह से 9 और 10 जुलाई के बारे में भी अभी है कि वहाँ पे उस दिन भी कोई टॉरेंशियल रेन्स का फोरकास्ट है। सो ये सारी चीज़ें हैं और अभी मुझे लगता है कि अभी तक तो इतना ज़्यादा नहीं है जिस तरह से क्लाइमेट चेंज को प्रोजेक्ट्स के अंदर इंकॉर्पोरेट किया जाना और उसको इंटीग्रेट करना, बट मुझे लगता है कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर क्लाइमेट चेंज को भी साथ में इंटीग्रेट किया जा सकेगा कि उसको प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर भी कि काम सफ़र करे और इस तरह से अगर काम बंद करना पड़ता है या काम स्लो हो जाता है सो वो चीज़ें उसके साथ फिर मैनेज की जाएंगी। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का काम चल रहा है रूडा की तरफ से और रावी की रिवाइवल का काम चल रहा है, आई थिंक ये वाला एक जो सीज़न है क्योंकि बहुत सा पोर्शंस जो है वो अब शेप अप होना शुरू हो गया है रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में। इससे पहले सारी रिसर्च हो रही थी, बात हो रही थी, तो आई थिंक ये जो पहला अब स्पेल आया है, ये जो मानसून चल रहा है, इसमें बहुत से एक लर्निंग एस्पेक्ट्स जो हैं वो रूडा के लिए भी ऑन रियल ग्राउंड्स देखने को मिलेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता फ्लड आ भी जाता है तो क्या कैपेसिटी, किस तरह से, ताकि फ्यूचर में फिर जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको शेप अप करने में रियल ग्राउंड में एक हेल्प आउट भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आप इसको फॉर्चुनेटली कह लें कि इसको फोरकास्ट किया गया था और फ्लड
स्टडीज़ इसके अंदर शामिल हैं। जब RTW या रिवर ट्रेनिंग वर्क्स हमारे डिज़ाइन हो रहे थे, उसके डिज़ाइन के अंदर फ्लड स्टडीज़ शामिल हैं और वाटर अवेलेबिलिटी स्टडीज़ भी शामिल थी, सो दैट हम उसके ऊपर अपना फोरकास्ट भी कर सकते हैं कि कितना पानी और कब कब, जिस तरह से अगर कोई फ्लडिंग सिचुएशन क्रिएट होती है। अब आप 2-3 सालों से पिछले देखें तो वहाँ पे तकरीबन 30-40 हज़ार क्यूसिक पानी जो है वो शाहदरा पे रह रहा है, बट अभी हम फोरकास्ट उसको ज़्यादा में कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि पानी या जो रेन्स हैं उसका बहुत बड़ा सोर्स इस वक्त बन रही है, और क्योंकि हैवी रेन्स हैं और मोर देन यूजुअल हैं, और वो उसी हीट वेव के असल में असर की वजह से हमारे पास ज़्यादा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी रही है और उसी हिसाब से अब बारिश का भी जो आप कह लें कि लेवल है और जो प्रेसिपिटेशन लेवल हमारा वो हाई रहेगा। सो उसके अंदर जो हमारे जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर उसमें वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसके अंदर वो सारी तैयारी मौजूद होती है। सो इसी तरह से हमारे जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर भी ये तैयारी रखी जाती है, और अगर कोई छुट्टियां वगैरह भी आती हैं तो भी स्टाफ ऑन बोर्ड रहता है चीज़ों के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो ये तो फिर मेरे ख्याल से काफ़ी अर्से से ये प्रैक्टिस चल रही है जब से रूडा ने ये तमाम डेवलपमेंट का काम शुरू किया। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, ये जो एक बड़ा एस्पेक्ट है ग्रीन लैंड का रूडा के अंदर, कि कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें ग्रीनरी, ग्रीन लैंड और प्लांटेशन को बहुत फोकस रखा गया है, और उसके ऊपर बड़ा प्रॉपर एक जिस तरह से कहते हैं ना कि पूरा सर्टन पॉइंट उस पर सेट किया हुआ है कि दिस शुड बी द सेंटर ऑफ एवरी प्रोजेक्ट जो किया जा रहा है। इसका इम्पैक्ट जब ये फ्यूचर में शेप अप हो जाएगा इन अ वे ऑफ सिटी, जब प्रॉपरली उसकी वो तमाम चीज़ें रिवर रिवाइवल से लेकर सिटी शेप अप तक सामने आएंगी, इसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर, वेदर के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बेसिकली कैसे पड़ेगा, एंड हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? बिल्कुल, उसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, जिस तरह से हमारा मेट्रोलॉजी है उसके अंदर सारा टेम्परेचर आ जाता है, प्रेसिपिटेशन है, रेनफॉल है और बाकी चीज़ें आ जाती हैं, ह्यूमिडिटी लेवल्स हैं। इसी तरह से जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसा से हमारे पास इंडस्ट्रियल जोन है, इंडस्ट्रियल जोन के अंदर हमारे पास थे तकरीबन 25 से 27 पायरोलिसिस प्लांट्स थे। उसके लिए हमने ये किया कि जो कह लें आपके प्री स्मॉग सीज़न, जिस तरह से प्री मानसून होता है इसी तरह से प्री स्मॉग सीज़न हम वी कैन कॉल इट, सो वो उसके आने से पहले हम तकरीबन 2 साल से इनके ऊपर ऑपरेशन कर रहे थे, एंड रूडा वाज द फर्स्ट वन जिसने पहला पायरोलिसिस प्लांट लाहौर के अंदर डिमोलिश किया। और उसके पीछे बहुत ज़्यादा पहले होमवर्क किया गया, लोगों से बातचीत की गई, उनको किसी अल्टरनेट इंडस्ट्री की तरफ बताया गया कि वो शिफ्ट कर जाएं। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा माज़रत के साथ मैं एक्सप्लेन कर दूं नाज़रीन के लिए भी कि बहुत कम लोग जानते हैं कि ये वो प्लांट्स होते हैं जिसमें टायरों को जलाया जाता है और कार्बन प्रोड्यूस होती है जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है, और सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में वो कार्बन के पार्टिकल्स ही हैं जो इन यूनिट से निकलते हैं, एंड दे आर इलीगल, दे आर नॉट अलाउड टू हैव दिस विदाउट फिल्टर प्लांट्स एंड प्रॉपर। बिल्कुल ऐसे। अब आप कंटिन्यू कीजिए, मैं लोगों की आसानी के लिए समझा रही थी कि असल में जो सबसे ख़तरनाक और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने वाला और जो स्मॉग के सीज़न में ख़ास तौर पर डेंजरस है वो ये वाले प्लांट्स हैं। बिल्कुल, और आपसे बात करके हमेशा से मेरे लिए बड़ा एक इत्मीनान होता है कि हमारा बहुत अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है। आपसे सीखा हुआ है मैंने। हमने, मुझे याद है कि हमने कुछ अर्सा पहले स्मॉग सीजन के दौरान ही हमने वहाँ विजिट भी किया, और आप यकीन करें कि मैं खुद सरप्राइज हो गई कि वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी, और जैसे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर रेत पड़ी होती है वहाँ कार्बन के वो पार्टिकल्स पड़े हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही। और रूडा की कंप्लायंस के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स ज़रूर थे वहाँ पर, वो मुझे याद है मैडम, आपने वो फैक्ट्री फिर सील भी करा दी ज़बरदस्ती, वो इन्फोर्समेंट जो हमारे ऑफिसर्स साथ थे उन्होंने वो खुलवाया कि वो प्लांट चल ही नहीं रहा, लोग अपनी बचत कर रहे होते हैं, तो वो उन प्लांट्स के लिए रूडा की बड़ी खिदमत है कि उन्होंने राह रास्त पर लाए या डिमोलिश कर। बिल्कुल ऐसे ही। सो मैं यहाँ पे पंजाब EPA का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हमने बहुत सारे ऑपरेशन जॉइंट इंस्पेक्शन और ऑपरेशंस भी किए इसके अंदर। सो उसके लिए ये रहा कि वो बड़ा फाइन पार्टिकल होता है जो कि मतलब आपके कह लें कि फेफड़ों के अंदर तक आप इनहेल कर जाते हैं। सो उसके लिए ये ऑपरेशन किए गए, और 2 सालों के अंदर तकरीबन अब 27 में से तकरीबन 7 इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन वो अब किस कंडीशन में मौजूद है, वो नॉन ऑपरेशनल है, और वहाँ पे उनका कोई रॉ मटेरियल भी मौजूद नहीं है, जैसे टायर्स हैं या आप वुड चिप्स हैं जो वो जलाते हैं या कोई ऐसी चीज़। अब उनके प्रेमिसेस बिल्कुल खाली हैं और वो अपनी मशीनरी या तो शिफ्ट कर रहे हैं, किसी और जगह पे लेके जा रहे हैं, या पीसीज में उसको सेल आउट कर रहे हैं, और वो दे आर कंसिडरिंग न्यू टेक्नोलॉजी या कोई भी नई इंडस्ट्री
तो उनके साथ भी ये बातचीत जारी है कि वो कि क्लीन इंडस्ट्री अब जो नई आए उसके ऊपर काम करें। तो आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट अब जब स्मॉग सीजन आएगा उसके अंदर जो है वो नज़र आएगा? आपने इसी सीजन में देखा की बात करें, वो एक रेजिडेंशियल और बड़े गुलजान आबाद इलाके में जो हम महमूद बूटी के पास जो इंडस्ट्रियल जोन है रूडा का, वहाँ मौजूद, उसमें भी 2 मौजूद थे और जो तुर्की रोड है हमारे पास उसमें बहुत ज़्यादा मौजूद है GSA। और जो आपने जनवरी 2025 का स्मॉग सीज़न देखा उसमें आपने क्लियर स्काइज भी देखा। सो पीछे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी, इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी और चीज़ों को कंट्रोल किया गया, इन ट्रू मैनर कंट्रोल किया गया, तो उसका रिजल्ट भी आया। सो अभी मज़ीद भी हम उम्मीद करेंगे कि इसका रिजल्ट अच्छा है। लोगों की अवेयरनेस के ऊपर बात करना भी बड़ा ज़रूरी है, लोगों को अवेयर करना भी बड़ा ज़रूरी है, जिसके बारे में हम ये बार बार जो शोज़ करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। प्लांटेशन से लेकर आपने कैसे अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करना, अपनी चीज़ों को बेहतर करना है। और सबसे बड़ी बात जो मेरी पर्सनल फेवरेट मुझे लगती है इस पूरे प्रोजेक्ट को कवर करते हुए, जो मैंने रियलाइज़ किया है कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो एक रावी शहर आबाद करने जा रही है, वो बड़ा एक प्लान्ड सिटी होगा। वो बहुत एक रिसर्च बेस्ड सिटी होगा जिसके ऊपर एक जैसे स्ट्रीट में कोई रैंप है ना, आप वो भी नहीं बना सकते इजाज़त के बगैर। एंड आई थिंक दीज काइंड ऑफ प्लानिंग एंड सिटीज़ वी वांट, क्योंकि बहुत से हमारे बड़े शहर जो हैं, ख़ासतौर पर लाहौर की हम बात कर लें, ऐसे बड़े आराम से हम कह देते हैं बेहंगम तरीके से वो फैल गया। वो बेहंगम तरीके से जो फैला है उससे बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं वो अब खड़े होना शुरू हो गए हैं। रिसोर्स की कमी होना शुरू हो गई है, उस तरह से डेवलपमेंट होने के बावजूद कंजेस्शन जो है वो फील होना शुरू हो जाती है। बहरहाल जी, इस पर हम मज़ीद बात भी करेंगे, क्योंकि अभी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक और बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जो उनका चल रहा है, चहारबाग 1 यानी कि रिंग रोड के बिल्कुल मुत्तसिल जो इनका एक प्रोजेक्ट है चहारबाग, वहाँ से लेकर पूरा एक एक्सप्रेस वे जिसकी तामीर का काम जो है वो शुरू हो चुका है। वो न सिर्फ रावी शहर बल्कि लाहौर शहर जो पहले से एग्जिस्टिंग सिटी है उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक वाया और रूट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हों। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और हम रूडा पे जब बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की और प्रोजेक्ट्स की, तो मैडम अभी जो एक्सप्रेस वे की जिसका जिक्र किया जा रहा है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त चहारबाग से एक कनेक्टिंग रोड जो है वो काला खताई रोड तक पूरा वाया क्रॉस करते हुए एक अलग से एक्सप्रेस वे जो है वो रूडा क्रिएट बनाने जा रहा है, डेवलप करने जा रहा है, जिस पर काम शुरू हुआ है। उस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि वो किस तरह से जो है वो बेनिफिशियल होगा लोगों के लिए भी, और जाहिर है किसी भी शहर का, किसी भी जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसके प्रोग्रेस और उसकी तरक्की के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। उसको अगर आप बाकी शहरों में देखें कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही दबाव आता है, जब ओवर पॉपुलेशन का हम जिक्र करते हैं, और तो उसका सबसे पहला प्रेशर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही आता है। और इसी वजह से जो आपका ड्रेनेज है वो चौक होता है, आपके पास वाटर स्कार्सिटी हो जाती है और आपके पास इन्फ्लेशन होती है, क्योंकि आपके पास रिसोर्स कम हो जाता है और डिमांड ज़्यादा हाई हो जाती है। अनलेस इट्स ट्रूली प्लानिंग ना हो तो फिर ये सब कुछ ज़रूर होता है। सो अगर हम वहाँ से शुरू करें तो इस केस के अंदर, क्योंकि इसकी पूरी प्रॉपर डिज़ाइनिंग है और यहाँ पे पूरी ट्रैफिक स्टडी उसके पीछे मौजूद है, और इसमें ब्रिज है और रोड्स हैं और कनेक्टिविटी इस हिसाब से रखी गई है कि उसमें लाहौर के लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और रूडा के अपने लोग भी जो वहाँ के रहने वाले हैं वो भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे उसके अंदर। सो उसके अंदर अगर आप अभी बात करें तो बड़ी डिज़ाइन उसका बन रहा है, ब्रिज का और रोड्स का, और उसके ऊपर अभी स्टडीज़ जो हैं वो कम्प्लीशन में हैं तकरीबन। और इसी तरह से उसका जो एनवायरमेंटल अप्रूवल है वो भी रूडा अप्लाई कर चुके हैं उसके लिए, और उसके लिए भी आप देखेंगे कि हमारी पब्लिक हेयरिंग भी कुछ दिनों में सामने आ जाएगी। सो उसके लिए ये है कि हम जो आपके इन्वायरमेंटल प्रीरेक्विजिट्स हैं, रूडा हमेशा से बड़ा इसके लिए कीन रहा है। और अच्छा, बीइंग अ गवर्नमेंट एंटिटी, इसके बावजूद आपको अप्रूवल्स जो है वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट से लेने पड़ते हैं, जाहिर है, और आप वो तमाम प्रोसीजर जो है वो पूरा करते हैं, वो फॉलो करना ज़रूरी है। फॉलो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल सही। और उसके अंदर जो स्टडी है हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वो तैयार है और हम जमा करवा चुके हैं उसके अंदर, और जिस तरह से उसका प्रोसीजर चलता जाएगा सो उसके बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। सो उसके अंदर अगर आप इसकी बात करते हैं, ये बेहतर तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बता सकते हैं, लेकिन जो ब्रिज रावी के ऊपर एक और ब्रिज अगर आप बात करें कि बना रहे, तो वो कनेक्टिविटी को बेहतर करता है और आपका ट्रैफिक कंजेशन को कम करता है। सो दूसरी तरफ अगर आप देखें
तो वो आपका एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी जनरेट करेगा कि जो, क्योंकि जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन होता है वहाँ पे पोल्यूटेंट्स ज़्यादा हवा में सर्वाइव भी करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा परसेंटेज है जो ट्रैफिक की वजह से इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, क्योंकि उसको हम एक बहुत बड़ा शेयर देते हैं। तकरीबन हम कहते हैं कि 60 से 70% जो व्हीकलर एमिशंस हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं स्मॉग को। सो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा इसके अंदर कि एक नया ब्रिज बनेगा, नया पैसेज बनेगा, तो वर्कलोड या ट्रैफिक लोड जो है वो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम रहेगा। बिल्कुल सही। और इसके साथ साथ जो प्लांटेशन है वो रोड के साथ भी की जाएगी और ब्रिज के साथ भी की जाएगी। सो वो एक बड़ा प्लान्ड प्लांटेशन। अच्छा, ये चीज़ें हमने ना गवर्नमेंट इदारों से बहुत दफ़ा सुनी है कि प्लांटेशन की जाएगी। मुझे याद है कुछ साल पहले वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि हम फलदार दरख्त लगाएंगे नहर किनारे। वो फलदार दरख्त लगे, कहाँ गए समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी समहाउ इट्स स्टिल ग्रीन, द कनाल रोड इज़ ग्रीन, बट उतनी नहीं है जितनी हमें प्रॉमिस किया गया था। अब फिर रिंग रोड बनी, उसके ऊपर भी हमने गवर्नमेंट के बड़े वादे सुने कि हम प्लांटेशन करेंगे और हम इस तरह से करेंगे, तो वो नहीं हो सका। उस तरह से ग्रीनरी वहाँ पर नज़र नहीं आती है। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि रूडा अपने ही सेट किए हुए पैरामीटर्स को फॉलो करे और वो जो ग्रीनरी प्रॉमिस की जा रही है वो एक्चुअली नज़र भी आएगी? जब आपकी मैनेजमेंट इसके अंदर संजीदा हो, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा मसला है कि जहाँ पे आपका मैनेजमेंट टियर जो है वो संजीदा हो तो ही आपके पास फ्री हैंड भी होता है। हमारे CEO इमरान अमीन साहब बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, और अभी आप देखेंगे कि जो मरीन ड्राइव भी हमारा रोड बनेगा रिवर के साथ भी, वहाँ पे भी इंडिजिनस प्लांट्स आपको नज़र आएंगे जो कि शेडी ट्रीज़ होते हैं, और जैसे आप कह रही हैं। और जो ये रिंग रोड के साथ और ये हमारी जो नया एक्सप्रेसवे बनेगा इसके ऊपर भी आपको प्लांटेशन, आपको इंडिजिनस प्लांटेशन नज़र आएगी। सो वो प्लांट्स वाकई में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है क्योंकि गवर्नमेंट, ये जो अभी करंट रजीम चल रही है और CM साहिबा खुद भी काफ़ी एक्टिव हैं और सीनियर मिनिस्टर साहिबा भी बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस्ड हैं, तो आपको लग रहा है कि वो भी पैरेलल, गवर्नमेंट जो है वो पैरेलल अपने अपने एरियाज़ में इस चीज़ के ऊपर फोकस किए हुए हैं, क्योंकि प्लांटेशन इज़ समथिंग विच इज़ गोना सेव अस अल्टीमेटली। बिल्कुल, अपने अपने एरियाज़ में सभी अपने डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं। सो अगर हम अपनी बात मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारा राजो के अंदर भी जो 1 लाख प्लांट्स वहाँ पे लगे हुए हैं। सो वहाँ पे कुछ इदारों से, जिस तरह से कोई प्रोग्राम आई वाज लिसनिंग, तो उन्होंने कहा कि पौधे कहाँ गए, तो हम तो दिखा सकते हैं आपको पौधे कि वहाँ पे पौधे मौजूद हैं और बड़ी अच्छी हालत में मौजूद हैं। सो इसी तरह आपको रिंग रोड पे भी आने वाले दिनों में प्लांट्स नज़र आएंगे, आपको M2 पे नज़र आ रहे हैं, और आपको हमारा जो ये एक्सप्रेस वे बनेगा यहाँ पे भी शोरली नज़र आएंगे प्लांट्स। और ये प्लांट्स जो हैं ये वो जस्ट फॉर डिज़ाइन, नॉट फॉर डिज़ाइन, इंडिजिनस प्लांट्स होंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर के लिए नहीं होगा। नहीं, ये बिल्कुल शेडी ट्रीज होंगे और ये वाकई इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के अंदर हमें कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड आई ट्रस्ट मी एंड आई ट्रूली बिलीव दिस कि अगर इस चीज़ के ऊपर फोकस कर लिया जाए, जैसे आपने अभी में रूडा के साथ साथ बाकी चीज़ों के बारे में भी बताया कि M2 के ऊपर भी आपको प्लांट्स नज़र आना शुरू हो गए हैं अपेरेंटली, और उसमें अब एक मजीद इजाफा भी होगा रिंग रोड के ऊपर भी और ये एक्सप्रेसवे के ऊपर भी। इसका एक बड़ा इम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ेगा। वेल, थैंक यू सो मच मैडम, आप हमारे साथ मौजूद थी। और मुझे हमेशा जब भी हम रूडा की बात करते हैं तो हमें और भी बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। जैसे अभी आप प्लांटेशन की बात कर रही थी, तो आपने कहा कि ना सिर्फ रूडा और एक्सप्रेसवे पे आपको आने वाले दिनों में रिंग रोड और उसके साथ साथ M2 के ऊपर भी जैसे हमें प्लांटेशन नज़र आ रही है और उसमें इजाफा होगा। एंड अल्टीमेटली हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए ये पौधे लगाना, प्लांटेशन करना, और वो वाले प्लांटेशन जो हमें अल्टीमेटली फ़ायदा पहुंचाएंगे, बहुत ज़रूरी है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जब भी हम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं तो सबसे डिफरेंट और यूनिक जो लोगों के लिए बड़ा अट्रैक्शन का बायस बनता है वो है कि जी हम इस शहर का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, हाउ कैन वी बी पार्ट ऑफ इट। वो कमर्शियली है या रेजिडेंशियली है। और इसकी एक बड़ी मिसाल हमें चहारबाग जो रूडा का एक प्रोजेक्ट है, उस चहारबाग 1 वो किस तरह से हाथों हाथ, जिसे हम आप आम ज़बान में कहते हैं कि बिक गया, और लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, लोगों ने अपना ट्रस्ट, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें उसके थ्रू दिखाया। तो ये बड़ा मैटर करता है। और इसी की कामयाबी के बाद जब चहारबाग 2 लॉन्च हुआ और चहारबाग 2 अभी जो चल रहा है उसका पूरा प्रोसीजर, उस पर लोगों का ट्रस्ट कैसा है, क्या क्या अट्रैक्शंस हैं वहाँ पर, इस पर हम बात करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर सेल्स हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली आसिम साहब, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। सर, चहारबाग 1 जिस तरह से बहुत क्विकली
आई थिंक रूडा ने खुद भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतना अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स द काइंड ऑफ सिस्टम चहारबाग 1 हैज़ क्रिएटेड, उसका इम्पैक्ट चहारबाग 2 जो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी बुकिंग्स में, उसकी लोगों के इंटरेस्ट के अंदर वो नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। और आपने बड़ा वैलिड पॉइंट बताया कि जो फेज़ 1 जब हमने लॉन्च किया था 2022 के मिड में, तो इमीडिएटली आपको पता है क्योंकि एक नई अथॉरिटी थी तो थोड़ा सा ग्रेजुअल इसका रिस्पांस आया था, बट अल्टीमेटली एज वी स्पीक राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह चहारबाग फेज़ 1 इज़ टोटली सोल्ड ऑफ, और इसमें हम लोगों ने लोगों को पोजेशन भी देना शुरू कर दी हुई है। और अगर अच्छा, पोजेशन देने का सिलसिला शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल हमने पोजेशन देना शुरू कर दी हुई है। और अल्टीमेटली आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि डाउन द लाइन 3 से 4 महीने के अंदर अंदर लोग वहाँ अपने घर भी बनाने स्टार्ट कर देंगे। गोइंग फर्दर, चहारबाग फेज़ 1 की सक्सेस को देखते हुए लोगों की तरफ से ही डिमांड थी कि हमें, क्योंकि सारी बात है फेज़ 1, सॉरी टू अगेन मैं रिपीट करूँगा कि फेज़ 1 के अंदर बड़ी लिमिटेड इन्वेंट्री हमने लॉन्च की थी। 528 प्लॉट्स उस वक्त थे, 10 मरला और 1 कनाल के। तो जब इट गॉट सोल्ड ऑफ तो लोगों की तरफ से भी डिमांड हमारे पास आई थी कि इसी तर्ज का कोई अगला फेज़ भी लॉन्च किया जाए जो 2 से बाप फेज़ 1 में नहीं मुस्तफीद हो सके, तो वो किसी और कमिंग फेज़ के अंदर लॉन्च अपना कोई प्लॉट वगैरह बुक करा सकें। तो जनवरी 2024 में हमने चहारबाग एनक्लेव, उसको हम आम अल्फाज में चहारबाग फेज़ 2 भी आप कह सकते हैं, उसको हमने लॉन्च किया, जिसमें हमने लोगों की जो बाइंग पावर को मद्देनज़र रखते हुए 3 मरला से लेके 1 कनाल की कटिंग को लॉन्च हमने कर दिया। और ऑन अ वेरी जिसको कहते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान ऑफ 4 ईयर्स। ये 4 साल में हमने इंस्टॉलमेंट प्लान रखा और 3 साल में हमने पोजेशन लोगों को प्रॉमिस किया। सो जैसे हमने प्रॉमिस लोगों से अपना फुलफिल किया फेज़ 1 के केस में, इसी चीज़ को, इसी बेंचमार्क को हम लोग फर्दर टेक ऑन कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला बाय 2027 के मिड में हम लोग एनक्लेव की भी पोजीशन देना शुरू कर देंगे लोगों को। तो जब लॉन्च हुआ था एनक्लेव, जैसे मैंने आपको बताया जनवरी 2024 में, एवरीबडी नोस के जो हालात थे पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के, देवर लाइक काफ़ी नीचे डिप की तरफ जा रहे थे। स्टिल उस टर्मोइल के दौरान भी, उस टर्बुलेंस के दौरान भी हम लोगों ने अपनी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तकरीबन कोई मोर देन 70 to 80% इन्वेंट्री हम लोग सोल्ड ऑफ कर चुके हैं। अच्छा, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन सी कटिंग, मतलब 3 मरले से 1 कनाल तक है? जी, तो 3 मरला लोगों का इंटरेस्ट जो है जी बिल्कुल 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, ये 3 कैटेगरीज हैं, इसमें सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट। और प्राइस रेंज कैसे वेरी करती है? अगर हम अभी भी लोग जो ऑब्वियसली 30% अभी भी वेकेंट मौजूद है, तो किसी का भला हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। ऑब्वियसली आप रूडा की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हेल्पलाइन पे भी मौजूद होती है। बट पीपल वांट टू लिसन कि असल में इसमें अट्रैक्शंस क्या हैं, कितना इकोनॉमिकल है, हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल। अच्छा मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि प्राइस से पहले, पैसे से पहले बात आती है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, क्योंकि आजकल जाहिर बात है लोगों के इतने कोई मीन्स नहीं है अर्निंग के। एक पैसा लोगों का हलाल का है, एक पैसा लोगों का मेहनत का है, और लोग बचा बचा के चलते हैं घर बनाने के लिए, एग्जैक्टली। तो वो अब आप अगर आप उन लोगों के शूज़ में जाके देखें तो एक इमोशनल अटैचमेंट भी होती है कि किसी ने अपने बच्चों के लिए, अपने ऑफस्प्रिंग्स के लिए एक प्लॉट अपनी खून पसीने की कमाई से ख़रीदा है, तो उसको सिक्योरिटी भी वही चाहिए कि कल को और स्पेशली दिस इज द कैटेगरी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ बट आपकी बात से मैं 100% एग्री करती हूँ, एंड दिस इज द कैटेगरी फ्रॉम 3 मरलास टू 7 मरलास। एग्जैक्टली। जो लोगों ने जो एक ऐसा सफ़ेदपोश तबका जो थोड़े थोड़े पैसे बचाकर अपने फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट के तौर पर या अपना घर बनाने के लिए, अगर नहीं है तो वो एक साइड पे रखते थे। वेरी राइट। तो ये इसी चीज़ को हम लोगों ने बड़ा टेक केयर किया कि सबसे पहले तो सिक्योरिटी, डे 1 से अगले एप्लीकेंट को उसका प्लॉट नंबर और ब्लॉक नंबर पता हो, उसको पता होगा ऑन ग्राउंड हमारा ये प्लॉट है। तो हमने बेसिकली जैसे लॉन्च की थी प्राइस, वो 12 लाख रुपए पर मरला से हमने लॉन्च की थी। और अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि एक बड़ा फ्लेक्सिबल सा पेमेंट प्लान हम लोगों ने रखा था। तो 3 मरला का जैसे भी जिक्र हुआ है कि 2,02,500 आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, तकरीबन 3,37,500 फॉर 5 मरला एंड सो ऑन। इस तरह का फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान था लोगों के लिए हमारा। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमें अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट से आया।
तो तकरीबन काफ़ी हद तक हमारी इन्वेंट्री जो ये 3, 5, 7 मरले की है ये सोल्ड ऑफ हो चुकी है। नाउ वी आर लेफ्ट विद अ फ्यू नंबर ऑफ प्लॉट्स फॉर 10 मरला और 1 कनाल, जिसके लिए भी जारी बात है वो थोड़ा सा इनकम स्ट्रक्चर लोगों का थोड़ा सा उस पर बेहतर वाली साइड पे होता है, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग देख रहे हैं कि अगले शायद 2-3 महीने के अंदर अंदर हम लोग इसको भी बिल्कुल सही। अच्छा, आपने सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात की और पैसों की बात की, अब मैं आ जाती हूँ ज़रा डेवलपमेंट प्लान की ऊपर। अब लोग जब कहीं पर भी अपना घर बनाते हैं तो दे वांट कि समथिंग वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, वहाँ पर प्लान्ड सिस्टम हो, और हाउ डज रूडा वर्क ऑन दिस कि प्लानिंग कोई कमर्शियल जगह रेजिडेंशियल हो सकती है या नहीं, या जिस तरह से प्लानिंग घरों के नक्शों से लेकर सोसाइटी का वो पूरी उस एरिया के नक्शे तक किस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया, थोड़ा सा ये भी बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया जी। बेसिकली हम रूडा के बारे में वी कॉल इट द लार्जेस्ट रिवर फ्रंट सिटी एक्चुअली ग्लोबली। दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा रिवर फ्रंट सिटी, वाटर फ्रंट सिटी ये इस वक्त मार्ज़ वजूद में आने को है बेसिकली। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, आपने देखा होगा कि अभी पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो जगह जगह रोड खुदरे होते हैं और पता चलता है कि पहले तो इसमें कोई 10 इंच का पाइप डला हुआ था सीवेज का, अब उसको वो 20 इंच का या 16 इंच का या वॉट एवर जो उसकी डिनोमिनेशंस होती हैं वो डल रहा है। तो लोगों को एक तकलीफ हो रही होती है, रोड ब्लॉक्स हो रहे होते हैं। हमारा जो ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर रावी सिटी है, फ्रॉम डे 1 फ्रॉम एवेनिशियो जिसको आप कहते हैं, इट इज़ अ प्लान्ड सिटी। इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी जो अर्बन प्लानिंग इसी लिहाज से की हुई है कि किस जगह पे कितना हमने बड़ा सीवेज पाइप रखना है, किस जगह पे 80 फीट रोड है, 30 फीट रोड है, 120 फीट है, 220 फीट है या 300 फीट है। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेटेड ईयर्स कितने रखे गए हैं कि प्लानिंग, क्या ये हमेशा, मैं अब ये पॉलिटिकल बात हो जाएगी, लेकिन क्या 5 साल के लिए रखी गई है या अगले 50 साल का सोचा? नहीं, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस in that planning. Yes, मैं आपके इस क्वेश्चन से आपको बताऊंगा कि बेसिकली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सोसाइटी। एक छोटी सोसाइटी का जिक्र नहीं हो रहा, एक शहर बन रहा है। 1.5 लाख एकड़ के वसी पैमाने में फैला हुआ एक सिटी है, और हमने कोई 50 लाख से 60 लाख की आबादी को यहाँ एकोमोडेट करना है। सो डेफिनेटली ये 5-10 साल वाली बात नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। बट अल्टीमेटली जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स आ रही हैं वो उस चीज़ का समर जो है, उस चीज़ का फल उसको एंजॉय करेंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी एग्जिस्टिंग सिटी के ऊपर डेफिनेटली जरूर आएगा। एग्जैक्टली। और जहाँ मैंने बात की जो कम पड़ रहे हैं वो बच जाएंगे, रश थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा, और शायद हम भी कुछ सीख लें कि किस तरह से प्लान तरीके से काम होता है। ये मैं आपको नहीं कह रही, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि हम चूँकि गवर्नमेंट का इदारा ही हैं और हम ही ये एग्जाम्पल कायम कर रहे हैं कि प्लान तरीके से काम भी हो सकता है। अच्छा, अब दूसरा सवाल जो मैं एज अ सेल्स डायरेक्टर आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से हम बात करते हैं कि आपने कहा कि ये एक सोसाइटी नहीं है, ये एक शहर आबाद होने जा रहा है और उसके ऊपर हर चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस किया जा रहा है। सो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि गवर्नमेंट की हमने ऐसे बहुत सी अथॉरिटीज़ पहले भी देखी हैं, ऐसे बहुत से इदारे पहले भी देखे हैं, उनके फेलियर्स भी देखे हैं हमने। अगर मैं LDA का जिक्र करूं तो बहुत से ओवर द ईयर्स बहुत से स्कैंडल्स, बहुत से प्रॉब्लम्स उनके साथ फेस आए, और लोग बेचारे बड़े परेशान भी हो। LDA सिटी की बात हो, वो उनके डेवलप करदा एरियाज़ की बात हो। अब उसी तरह से रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट की स्टैम्प जहाँ एक तरफ क्रेडिबिलिटी है, वहीं एक तरफ डिसक्रेडिट भी हो जाती है कुछ पास्ट इश्यूज़ की वजह से। सो रूडा कैसे स्टैंड आउट करेगा? हाउ डू यू मेक श्योर कि पीपल ट्रस्ट रूडा कि दिस इज़ गोना बी डिफरेंट और दिस इज़ गोना बी समथिंग एल्स, नॉट लाइक प्रीवियस? अच्छा, बेसिकली ये आपको क्वेश्चन तो काफ़ी ट्रिकी है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देयर इज अ परसेंटेज जो गवर्नमेंट की चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करके, जैसे LDA अप्रूव्ड सोसाइटीज़ में घर लेती है कि भाई ये अब ट्रस्ट करना है वरना गवर्नमेंट तंग करेगी। अब कुछ लोग तो हैं जो रूडा पे अल्टीमेटली ट्रस्ट कर रहे हैं बीइंग कि ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कहते हैं नहीं ये गवर्नमेंट गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं गवर्नमेंट के ऊपर हम कोई सियासी बात ना आ जाए, कल को हमारे पैसे ना डूब जाएं। एक ये वाला भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो है वो मौजूद है इसमें। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन जैसे कि मैं आपको एक बात करूंगा कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जो एक डेवलपमेंट का एक बहुत लंबा एक दौरानिया है। लेकिन इसमें अमूमन जो मैं समझता हूँ, अगर आप जैसे दूसरी डिफरेंट अथॉरिटीज़ की बात कर रही हैं, इसमें ये भी होता है कि कोई ज़मीन लैंड एक्विजिशन के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाते होते हैं। हम लोग प्रॉपर एक थ्रू प्रॉपर चैनल एक बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से लैंड एक्विजिशन करते होते हैं। एक प्रॉपर तरीके से हम जो हमारे लैंड प्रोवाइडर हैं उनको रूडा जो है एक
अच्छी मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनको पैसे फराहम करता है, या जो भी उनके मोड ऑफ पेमेंट के तरीके उनको अपनाता है। तो जिसको कहते हैं कि डे वन से कोई टर्बुलेंस नहीं हमारे पास आती, कोई झगड़े वाली बात नहीं आती कि कल को वही बंदा उठ के रूडा के ऊपर कोई क्रिएट करे, कोई स्कैंडल क्रिएट करे, तो उसकी चीज़ हम लोग होने नहीं देते, बिकॉज हम लोग ने ऑलरेडी उनके इंटरेस्ट को सेव किया होता है। तो वी बिलीव इन अ विन विन सिचुएशन। सो इफ अल्टीमेटली आपकी चीज़ें स्ट्रीमलाइन डे वन से चल रही हैं, फ्यूचर में भी स्ट्रीमलाइन ही रहेंगी। और जो ट्रांसपेरेंसी इज द की, जो लोगों को ट्रस्ट करने पर मजबूर कर देती है। एंड ऑल्सो ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स जैसे हमने पॉलिटिकल एक तरह से अदम इस्तेहकाम भी देखा, पॉलिटिकली अप एंड डाउन भी देखा कंट्री में, लेकिन रूडा को फ़र्क नहीं पड़ा। तो रिगार्डलेस ऑफ द गवर्नमेंट कि किसकी गवर्नमेंट चल रही है, आई थिंक रूडा विल सर्वाइव एंड रूडा हैज़ सर्वाइव्ड। और ये प्रोसेस जो है वो एक थर्ड पार्टी की तरह अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट काम करता रहेगा वाइल डेवलपिंग द सिटी। एग्जैक्टली आप देखिए, आप खुद माशाल्लाह मीडिया से आपका ताल्लुक है कि ये जब रूडा स्टार्ट हुआ है उस वक्त कौन सी गवर्नमेंट थी, उसके बाद कौन सी गवर्नमेंट आई, और अभी करंट गवर्नमेंट जो माशाल्लाह चल रही है, जो कि बहुत स्पीयर हेड कर रही है, और वर्दी चीफ मिनिस्टर की तरफ से बड़े अच्छे डायरेक्शंस के मुताबिक हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और उनका एक विजन है, जो इस करंट गवर्नमेंट का एक प्रॉपर विजन है जिसको तहत लेके हम लोग इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली इस प्रोजेक्ट ने कपल ऑफ गवर्नमेंट्स देख ली हैं, सो कपल ऑफ पार्टीज देख ली हैं, एग्जैक्टली वो देख ली हैं। तो अभी भी माशाल्लाह इस सक्सेस पे चल रहे हैं, बल्कि उन अदवार से ज्यादा बेहतर चल रहा है। सो वी फोरसी कि इंशाल्लाह आगे भी जितने भी डाउन द लाइन जितने भी अदवार आ रहे हैं, ये रूडा विल बी इंशाल्लाह सक्सेस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से हम खुशामदीद कहेंगे। जब हम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कर रहे हैं तो मेन पर्पस ऑफ दिस अथॉरिटी, जहाँ पर वो एक नया शहर, रावी शहर तो आबाद हो ही रहा है, दरिया का रिवाइवल है कि रावी की आबादकारी की जा रही है। और सबसे मेन फोकस जो है वो हम देखते हैं कि इसी के ऊपर है, और बहुत सी जगहों पर हमने इसको कवर भी किया, कैसे रिवर ट्रेनिंग वर्क्स चल रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर फ्यूचर को शेप अप किया जा रहा है रावी दरिया के, उसके इर्द गिर्द आबाद शहर के, और जो एग्जिस्टिंग लाहौर है उसके लिए भी। तो हमारे साथ इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्चर एंड अर्बन प्लानिंग मौजूद हैं, खज़र अली साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। सर, जब भी हम रावी की आबादकारी की बात करते हैं ना, तो हमें फिर वो पुराना रावी भी याद आता है, जब कभी ये आबाद हुआ करता था कि कश्तियाँ भी चलती थी, लोग पिकनिक मनाने भी जाया करते थे। फिर ओवर द डेकेड्स वो एक नाला बन गया और दरिया नहीं रहा। तो रूडा जैसी एक नेमत आई और उसने कहा कि अब हम रावी दोबारा से आबाद करेंगे और हम करके दिखाएंगे कि कैसे एक शहर भी आबाद होता है। तो ज़रा बताइएगा कि किस तरह से इसकी आबादकारी होगी, किस तरह से यहाँ पर क्या वापस वो ज़माना आ जाएगा जब लोग रावी पर भी पिकनिक करने जाया करेंगे? जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ कि बेसिकली जो प्रोजेक्ट है रिवाइटलाइजेशन ऑफ रिवर रावी, ये जो रावी सिटी है बेसिकली दोबारा से आबाद कर रहे हैं रिवर रावी को, इसको प्रॉपर चैनलाइज करके इसके अलॉन्ग डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली आगे क्या फ्यूचर उनका। ये बेसिकली 46 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जो साइफन से स्टार्ट होगा और हडियारा ड्रेन तक बेसिकली ये स्ट्रेच है। इसके बोथ साइड 300 किलो वाइड रोड चल रही है, जिसपे हमारी डेडिकेटेड वॉकवेज और प्लस साइकिल ट्रैक्स हैं, शेडेड ट्रैक्स हैं, जो ट्रीज़ को, जैसे हमारा विज़न है कि हम ग्रीन और ब्लू को प्रमोट कर रहे हैं। उसके अलावा अगर प्रोमेनाड की बात करें तो ये 1 किलोमीटर वाइड रिवर है, ये जो थ्रू आउट साइफन से हडियारा ड्रेन तक होगा। इसके अलॉन्ग डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी। फर्स्ट फेज़ में हम साइफन से लेके ये जो LSM है बेसिकली वहाँ तक 9.6 किलोमीटर ये डेवलपमेंट है, वहाँ तक ये डेवलपमेंट ऑन साइट भी एग्जीक्यूशन हो रही है, प्लस डिज़ाइन फेज़ भी साथ उसका चल रहा है। और फर्स्ट 3 किलोमीटर्स में हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्रपोज की हैं, जैसे जिसको हमने फेज़ किलोमीटर्स वाइड डिवाइड करके, जिसमें हमारे डिफरेंट स्पोर्ट्स जोन्स और इसके अलावा मतलब लोगों के लिए एक्टिविटी वहाँ पे क्रिएट की जाएगी, चाहे वो स्पोर्ट्स जोन हो, चाहे वो, क्योंकि हमें खाने का बड़ा शौक है, तो क्या रेस्टोरेंट्स की भी वहाँ पर एक बड़ी तादाद मौजूद होगी? क्या कमर्शियली इसको देखा जा रहा है कि किस तरह से हम एक फ्यूचर स्पॉट जो है वो लाहौर के लिए भी और रावी शहर के लिए भी बनाने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर जैसे आपने कहा कि
कि बेसिकली इसमें रेस्टोरेंट्स और सिटिंग एरियाज़ प्लस एंटरटेनमेंट जोन्स, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी, यू नेम इट, और वो वहाँ पे एक्टिविटी होगी, ताकि ये जो एक अट्रैक्शन पॉइंट हो प्लस एक लेजर एक्टिविटीज़ भी, जिस तरह लोग आएँ उनके लिए एंटरटेनमेंट भी हो। बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड जोन हम प्रपोज़ कर रहे हैं जिसमें उनके सारे ये राइड्स और ये सारा कुछ होगा, प्लस टूवर्ड्स रोड्स भी हमारे डेडिकेटेड कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, रेस्टोरेंट्स और ये सारी, और प्रोमेनाड जो 2 लेवल्स पे हमने डिवाइड किया हुआ है, अपर प्रोमेनाड एंड लोअर प्रोमेनाड, उसमें भी ये सारी एक्टिविटीज़ होंगी, सिटिंग एरियाज़, रेस्टोरेंट्स, कियोस्क, फूड ट्रक्स और इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ वहाँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें प्लान की गई हैं कि इन फ्यूचर जो है वो वहाँ पर नज़र आएगा, और ये सिर्फ रावी शहर के लिए नहीं, जो एग्जिस्टिंग लाहौर सिटी है, दे कैन ऑल्सो गो देयर। तो फिर हमें 300-400 किलोमीटर ट्रैवल करके कहीं पर पिकनिक मनाने नहीं जाना पड़ेगा, हम अपने शहर में, हमें इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ेगा, हमें उस साइड पर नहीं जाना पड़ेगा, हम अपने शहर में वो तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो बिल्कुल ऐसे ही। वो एक बेसिकली ये ड्राइव होगी, एक ये जैसे 300 फीट वाइड मैंने आपको बताया, बेसिकली एक ड्राइव होगी, उसके साथ ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं और आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। इवन जो रिवर रावी है वहाँ पे हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी प्रपोज की हुई हैं, ये डिफरेंट स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होंगी, और आप जैसे अगर, क्योंकि लाहौर और इसके आउटस्कर्ट्स में ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है वाटर स्पोर्ट्स। अच्छा, वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इससे भी है कि अब हम दरिया के किनारे अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी तो क्या वो वाटर फ्रेंडली होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो लोग इंजॉय कर सकेंगे कि अच्छा गर्मी का मौसम है तो चलो जी बिल्कुल। वाटर एक्टिविटीज़ हम असल में एक मिस करते हैं, लैग करते हैं लाहौर में, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जो प्राइवेट क्लब्स के तौर पर, प्राइवेट रिजॉर्ट्स के तौर पर, जहां सिर्फ मेंबर्स ओनली अलाउड के तहत जो है वो उसको अकोमोडेट किया जाता है, जा सकते हैं। वैसे कोई पॉकेट पब्लिक फ्रेंडली नहीं है कि आपकी पॉकेट पे इजी हो, तो वो बेसिकली वाटर स्पोर्ट्स और ये सारी एक्टिविटीज़ भी होंगी जो मतलब विद इन फ्यू ईयर्स आप देखेंगे, फ्यू मंथ्स आप देखेंगे कि ये सारी एक्टिविटीज़ ज़बरदस्त। एंड आई थिंक ये जो पूरी प्लानिंग है ये उन चीज़ों को कि कहाँ कहाँ लैक करता है, कहाँ कहाँ वो एंटरटेनमेंट जो हमारे शहर में कहीं पीछे जाती जा रही है, क्योंकि अभी अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हमने टाइम आउट निकालना हो, फैमिली के साथ गेट टुगेदर करनी हो या एंटरटेनमेंट करनी हो तो चलो खाना खाने चाहिए, दैट्स द ओनली एक्टिविटी वी हैव। और अदर देन अ फ्यू सिनेमाज जहाँ पर अगर आपका इंटरेस्ट की कोई मूवी, पाकिस्तानी मूवी लगी हुई है तो आप जाकर देख लें, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ ऑन अ पब्लिक प्लेस नहीं है। तो वो जो मिस आउट फैक्टर है, आई थिंक वो बड़ा क्लियरली उसको फिल आउट करेगा और लोगों के लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन भी यही होगी। जी बेसिकली ये जैसे एक तो रिवाइटलाइजेशन है, प्लस एक ये प्लग इन होगा, ये जो बेसिकली सिटी को बूस्ट करेगा डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू और लोगों को अट्रैक्ट करेगा कि वो आके अपना टाइम स्पेंड करें और ये सारी एक्टिविटीज़ एंजॉय करें। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त जी। एंड आई रियली होप कि ये इसका इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा इसमें लोग अपना इंटरेस्ट शो करने वाले हैं और लोगों को बड़ा ये अट्रैक्ट भी करेगा। लेकिन टाइम फ्रेम क्या है, कब तक ये ऑन ग्राउंड जो है वो हमें नज़र आना शुरू है? क्योंकि शहर, ये जैसे अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि इट्स नॉट अ सोसाइटी, इट्स अ सिटी एंड इट टेक्स टाइम, क्योंकि प्लानिंग, रिसर्च और फिर उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन शुरू होती है। तो व्हाट्स योर टाइम फ्रेम, कितने साल जो है वो आपको लगेगा कि ये अब नज़र आना शुरू हो? बेसिकली अगर आप साइट भी विजिट करें तो ये जो फर्स्ट 9 किलोमीटर्स हैं उस पर तो ऑन साइट भी काफ़ी फास्ट पेस पे काम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, प्लस डिज़ाइन भी हमारा उसी पेस पे हमारा चल रहा है और एग्जीक्यूट भी हो रहा है। तो उसमें हमने ये ऑलमोस्ट समझे 10 to 15 ईयर्स का प्लान है कि ये पूरा एग्जीक्यूट हो और ये फ्यूचर में मतलब ये लोगों के यूज़ कर सकें। बिल्कुल जी। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।